जीके में अगर आपको इतना सब कुछ पढ़ना है तो टाइम टेबल नहीं, टारगेट्स बनाओ। और कहीं से क्वेश्चन मिल पाए इसी के सिमिलर, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि लेवल इसका इतना टफ नहीं है। जो डीएलएड में आने वाला टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, उसको आपको किस तरीके से कवर करना है। नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता है डीएलएड का आपका जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स की तरह इस बार हमारी जो टीम है, टीम वेज 3, इस बार आपकी पूरी तैयारी जो कराएगी, जिसमें मेघा मैम जो है आपको पेडागोजी वाला पार्ट जो वो पढ़ाएंगी, मैं जो है वहाँ पे आपका जीके वाला पार्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो अरुण गुप्ता सर हैं जो कि 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में जो है सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं कि वो आप किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं, तो उनको प्लीज ध्यान से देखिएगा और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आई होप आपको आपकी तैयारी करने में काफी हेल्प होने वाली है। पहली चीज, आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, तो उसमें टॉपिक के साथ जाइए। टॉपिक का मतलब ये हो गया जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो टॉपिक वाइज चीजों को देखिए। यानी ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के उठाए, प्रैक्टिस कर लिए, कुछ क्वेश्चन आपने उठाए टाइम एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस कर लिए, कुछ उठाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसके प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जो भी चीज़ पहले पकड़ रहे हैं तो उसके सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बेसिक नॉलेज ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला लग रहा होता है a + b का होल स्क्वायर, कहीं पे लगता है a² - b², या कहीं लगता है a³ + b³ या a³ - b³ या a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो इस तरह की चीज़ें आपको जनरली पेपर में यूज़ करने को दिखती हैं, यानी इस तरह के फॉर्मूले आपने देखे होंगे जब भी आपने एग्जाम दिया हो डीएलएड का, या फिर आपने पुराने पेपर देखे हों तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर मिलती होंगी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला की नॉलेज ढंग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला बीच में याद ही नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग का पता है, जरा सा फॉर्मूले में कन्फ्यूजन तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस भी आपके नहीं हो पाते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि स्टूडेंट को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं और वहाँ पे वो गलती करके आते हैं। तो यहाँ पे एक तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, दूसरा फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है। और एल्जेब्रिक फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसको तो मिस मत करना। कहीं पे कॉपी में नोट कर लो, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर लो, जो कि आपको हर जगह आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, जब भी आप क्वेश्चंस को करें, जैसे मान लो आप टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ते चल रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस आपने टॉपिक वाइज कर ली है, अब बात आती है कि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको पता होगा जो डीएलएड है इसका कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, और सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जा रहा है, इसका मतलब जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका टाइम के अंदर अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लो उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था, आपने उस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगा दिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें देखिए कि आपका कैसे ना कैसे करके कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। और इसके लिए क्या करना होता है, आपको टेबल्स ढंग से याद होने चाहिए। जहाँ पे 25 का टेबल यूज़ हो सकता है, वहाँ पे आप 5 का टेबल यूज़ कर रहे हो तो भी आपका टाइम टेकिंग है, सिंप्लीफाई करने में टाइम लग जाता है। ये बहुत बारीक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट ढूंढना है। क्यूब एंड क्यूब रूट 20 तक का तो याद होने चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 30 तक के याद होने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, यानी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स में, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें रिवीजन का मतलब क्या है, मैथ्स में रिवीजन का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितनी बार करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्त, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करें तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा राइटिंग आपका साफ हो। राइटिंग में जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो कुछ का कुछ दिखता है, मल्टीप्लाई फिर कुछ करोगे, डिवाइड कुछ करोगे और आंसर कुछ निकलेगा, हो सकता है वो गलत आंसर भी ऑप्शन से मैच कर जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता दूं कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला, दूसरा शॉर्टकट आपको ढूंढना है, ठीक है।
आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आपको क्या मिले, देखते ही समझ में आ जाए, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको सोचना पड़े यार ये होगा नहीं होगा। और जहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो भाई उसमें टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर बाद में टाइम मिलता है तो उन क्वेश्चंस को दोबारा आप देख लेना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। 2.5 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150 मिनट, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट, तो उन 150 मिनट में 200 क्वेश्चन मतलब आपके पास 1 मिनट भी पूरा नहीं है। तो टाइम को बचा के चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको पहली नज़र में हटा दो, नहीं है समझ में आ रहे, बाद में मौका मिले, बाद में पेपर को घुमाने का मौका मिले तो उसमें उसको ट्राई करो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में कोशिश करना कि आपको 1 मिनट तक भी ना लगे। मतलब कहने का यह है, अगर आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगता है आपसे हो जाएगा, तभी उसको ट्राई करें। जब आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन अटक सकता है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। जितना एक बार में पेपर को ऐसे करना है कि कहीं भी आपको रुकना ना पड़े। जहां पे रुकते हो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। और रीजनिंग में कहां पे गलती होती है, जैसे अभी आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, वहां पे कभी कभार टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं तो उसमें टाइम दें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं आप, उसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम खा जाता है। ऐसे कुछ और भी टॉपिक है रीजनिंग में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ढंग से खेलना है, माइंड गेम खेलना है, इसमें कट ऑफ हाई जाता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बात करें, हाँ लास्ट में तो आपको पता ही है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करेंगे और मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आपकी रियलिटी दिखाता है, आपका वहाँ से रियलिटी चेक हो जाता है कि आप कितना पानी में हैं। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से एक आइडिया मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मॉक लगाएंगे, आपको तैयारी का पता लगेगा। मॉक से आपको आइडिया लग जाता है, एक टाइमर लगा के कीजिएगा कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैथ्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनके ये मान के चलिए कि काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं, 45, 48 मैथ्स में, रीजनिंग में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो इतना चाहिए ही होता है आपको, कट ऑफ इसका अच्छा खासा जाता है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीज़ों को हल्के में ना लें, ढंग से उनको देखें। तो अगर बुक की बात करें तो ये बुक आप देख सकते हैं, और आई होप कि काफ़ी लोगों के पास ये बुक होगी जो तैयारी कर रहे हैं पहले से या इस बार नया पेपर दे रहे हैं, तो उनको एक आइडिया होगा कि किस तरह की बुक आपको मिल सकती है। तो इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, और आपको अदर जैसे आपका पेडागॉजी है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वो आप देख लीजिएगा कि इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। जीएस जीके क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको और कहीं से क्वेश्चन मिल पाए इसी के सिमिलर तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि लेवल इसका इतना टफ नहीं है। तो आप ऐसा ना हो कि आप इससे थोड़ा हाई लेवल टच करें और उसकी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक आध क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा हटके आ जाता है तो वो थोड़ा सा हटके दिया जाता है, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें। और इस बुक में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक अच्छी है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे, और इसके सिमिलर क्वेश्चन जहाँ से आपको मिल पाएँ या किसी दूसरी बुक में मिल पाएँ तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ये जर्नल एक बुक है, आई होप बहुत से लोग ने इस बुक को देखा होगा, तो इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैथ्स और रीजनिंग, जीएस जीके का कंटेंट और जो पेडागॉजी कंटेंट है वो आपको मैम या सर लोग ही बताएंगे कि वो कितना अच्छा है, बट मैथ्स का और रीजनिंग का पार्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, वो आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि किस तरह से चीज़ें करनी है आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा। बाकी सर या मैम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड में आने वाला टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसको आपको किस तरीके से कवर करना है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी टीचिंग एबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एबिलिटी मतलब कि ये देखा जाएगा कि अगर क्लासरूम में क्या सिचुएशन बन रही है उस पर आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, या बच्चों की लर्निंग जो है किस तरीके से बहुत अच्छी हो पाएगी। इसके लिए आपके अंदर एक शिक्षण अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पर जो है ये पूरा तैयार किया है कि किस कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने चाहिए। तो जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक है शिक्षण
अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें आपकी टीचर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं कि टीचर को क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, जो टीचिंग स्किल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर इंक्लूड होती है। फिर अगर हम देखें शिक्षण यानी टीचिंग की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि टीचिंग की विशेषताएँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, कितने चरणों में टीचिंग होती है, टीचिंग के लेवल्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक होता है आपका स्मृति स्तर जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे हम बोध स्तर कहते हैं, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे हम चिंतन स्तर कहते हैं। ठीक है, फिर कौन सा छोटी क्लासेस में यूज़ किया जाता है, कौन सा बड़ी क्लासेस में यूज़ किया जाता है, इस तरह की चीज़ें जो है थोड़ी सी टेक्निकल यहाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मैथड्स बहुत तरीके के होते हैं, लेक्चर मैथड होता है, इसके अलावा स्टोरी टेलिंग मैथड होता है, बहुत सारे मैथड्स होते हैं जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीख सकते हैं। फिर टीचिंग एड्स की बात हुई, टीचिंग लर्निंग एड्स में आते हैं। कोई भी टीचर आप जब आजकल पढ़ाते हैं ना तो आप किससे पढ़ाते हैं, आप किसी चार्ट वगैरह की हेल्प लेंगे, कोई मॉडल बच्चों को दिखाएंगे, ये सब किस में आता है, टीचिंग एड्स में आता है। तो टीचिंग एड्स जो है वो भी आपकी टीचिंग को फैसिलिटेट करती है। फिर टीचर की एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़, टीचर के अंदर क्षमताएं क्या होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ हम किस पर आ जाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं, उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान, उसके जो वृद्धि और विकास के चरण हैं उनकी समझ भी बेसिक टीचर को होनी चाहिए, ताकि बच्चे का क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके मेमोरी या उसके मानसिक स्तर के अनुरूप जो है चीज़ों को सिखा सके। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास बच्चों में कैसे होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, कितने पक्षों में जो है हम बच्चे का विकास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डोमेन्स होते हैं या लर्निंग जो होती है, अधिगम जो होता है 3 पक्षों में होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। जब आप करने वाले एस्पेक्ट की बात करते हैं तो मनोगत्यात्मक पक्ष में आ जाता है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, बच्चे के अंदर जब इमोशंस वैल्यूज़ वगैरह डेवलप करनी होती है तो वो भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं, और जब बच्चे के अंदर नॉलेज हमें डेवलप करनी है वो क्या हो जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। फिर करिकुलम, आपका पाठ्यक्रम कितने तरीके का होता है इसके बारे में हम देखेंगे। मोटिवेशन, कैसे हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और इसका लर्निंग में कितना प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, आप बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, आपने सिखा तो दिया लेकिन आप आकलन कैसे करेंगे कि बच्चे को कितना आया है और कितना नहीं आया है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चों में हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तो उनके अनुरूप हमें शिक्षण देना होता है। इसके अलावा डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार के अनुशासन होते हैं, होमवर्क कैसा बच्चों को देना चाहिए, इस पर बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आजकल बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं कि सभी को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। तो क्या मेन मुख्य प्रावधान है यहाँ पर। फिर राइट टू एजुकेशन, RTE 2009, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपका तब काम आता है जब टीचर जो है किसी समस्या से जूझ रहा हो तो अपने क्लासरूम के लेवल पर ही अपनी एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो छोटी सी रिसर्च टीचर कंडक्ट करता है वो क्या हो गई आपकी एक्शन रिसर्च। फिर प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम, समस्याएं, समानताएं नहीं, यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हमें देखने को मिल रही हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल टीचर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी जो है अपनी बात को टीचर जो है बच्चों तक कन्वे कर पाएगा। तो ये जो है आपके टोटल बेसिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसे मजबूत कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों की मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पर वो मार्क्स लूज करते हैं। तो ऐसे में ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो आपका एस्पेक्ट है एग्जाम का या फिर सेक्शन जो है आपका काफ़ी थ्योरेटिकल है, इसको अगर आप पढ़ के एक बार समझ लें तो यहाँ पर से क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि कई बार लोगों को इसमें क्योंकि पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, तो सबसे सटीक राय क्या होनी चाहिए, सबसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर MCQ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और जब हम इस कोर्स को चलाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जो आपकी वीडियोस आ रही हैं उनको आप कवर करते रहेंगे, संडे के MCQs प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा PYQs आप लगाते रहिए, तो ये सेक्शन आप बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपका जो DLED का एग्जाम है उसमें GK जो आपका सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान,
वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप लोग जो है उसको आप लोग कैसे पढ़ेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो जीके सब्जेक्ट है उसमें आपके इतने सब्जेक्ट जो है वो इतने सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो पहले 4 टॉपिक हैं वो भारत के रेस्पेक्ट में, यानी भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारत का जो अर्थशास्त्र है, उसके बाद फिर साइंस आपका पूछा जाता है, फिर करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ जाते हैं, उत्तराखंड जीके के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, फिर मिसलेनियस में आपका संस्कृति से रिलेटेड है, कला से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपसे आपके डीएलएड एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। इतिहास में भी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आपसे जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास पूछा जाता है। भूगोल में जो है वो सामान्यतः आपसे भारत के भूगोल के बारे में ही जो है वो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। विश्व के भूगोल से थोड़ा सा कम जो क्वेश्चन है आपके बन के आते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था में भाई मूल जो आपका अनुच्छेद आपके होते हैं, ठीक है, आपका जो मूल अधिकार आपके हैं, मूल कर्तव्य आपके कौन कहाँ के हैं, कहाँ से आपके जो हमारा संविधान है वो कहाँ से आपका कॉपी किया गया है, फिर वहाँ पे जो हमारी राज्य व्यवस्था है, कैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, अलग अलग चीज़ें हैं। फिर संसद जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में उच्च सदन, निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, सिमिलरली हम बात करेंगे राज्य में हम चलेंगे, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे जो हैं वो आपसे जीके में जो है पूछे जाते हैं। फिर विज्ञान में अगर हम बात करें, ठीक है, विज्ञान जो है वहाँ पर आपका जो जनरल साइंस है वहाँ पे आपका जैसे भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, आपका जो है पर्यावरण से रिलेटेड आपका आता है, केमिस्ट्री जो आपका रसायन विज्ञान, वहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बन के आते हैं। करंट अफेयर तो करंट अफेयर है जी, आपसे पिछले 6 महीने का जो है वो आपसे पूछ लेंगे। उत्तराखंड जीके में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि समूह गौ की तरह आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ें। नॉर्मल सा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको जो परीक्षा वाणी बुक है वहाँ से एमसीक्यू अगर आप लगा लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू आपका जो है उत्तराखंड जीके जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको किस तरीके से किस बुक से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो है कोई भी जो एक स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास है वो आपको जो है वो बुक्स में जो है इन बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो लूसेंट की आपकी ये बुक हो या हमारे पास जो अरविंद पब्लिकेशन की बुक है, इसमें से कोई भी आपके पास जीके की बुक हो, चाहे आप ऑफलाइन इस तरीके से हार्ड कॉपी में पढ़ लें या फिर आप यूट्यूब से ही लेक्चर्स देख देख के आप कर लें, ठीक है, या फिर आपके पास पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आप लोगों के पास मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने अभी तक आपको वो टॉपिक्स बताए वो टॉपिक सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, उनको अच्छी तरीके से जो है वो आप समझ लीजिएगा, जो अलग अलग टॉपिक्स आपके थे। जब वो आप कर लें फिर इनसे आप क्या करें, इनसे आप जो है वो नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। बहुत बार जो अभ्यर्थी हैं वो क्या गलती करते हैं, वो करते हैं पीडीएफ बस इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है, इस बुक का ये ई बुक ले लेंगे, वो पीडीएफ ले लेंगे, किसी से हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे, वो मोबाइल का बस जो मेमोरी है ना उसको फुल करने में रहते हैं, पढ़ते कम हैं। आपको अपने सेल्फ नोट्स जो हैं वो आपको बनाने ही होंगे। जितने भी आप जो सफल अभ्यर्थी देखेंगे उनसे अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अलग अलग जो पीडीएफ वहां से उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक कॉपी बनाई है, वो बनानी बहुत जरूरी है। तो सेल्फ नोट्स जो हैं वो सेल्फ नोट्स आपको बनाने बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो है चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू हैं वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान लूसेंट की आपकी बुक ये आती है, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदर जो आपके एग्जाम से जहाँ पे आपका जो है जनरल जो आपका जीके है वो आपसे पूछी जाती है, उसको आप लोग जो है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। फिर आपको जो रिवीजन है वो रिवीजन आप लोगों को जो है वो रिवीजन आप लोगों को करना है। अब इतना सब कुछ जब आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि आपको जो है वो टाइम टेबल नहीं बल्कि टारगेट्स बनाने हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको टारगेट्स बनाने हैं, टाइम टेबल नहीं। बहुत बार जो स्टूडेंट की क्वेरीज हमारे पास आती है, प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। तो पहले आपको टारगेट बनाना है कि इस बार मुझे डीएलएड का एग्जाम हर हाल में पास करना है, पहला टारगेट। उसके बाद आप टाइम लिमिट देखो कि आपके पास कितने महीने हैं, 3 से महीने, 4 महीने, 6 महीने का जो आपका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपके पास है। उसको फिर मंथली में, फिर आपको जो है उसको वीकली बेस पे आप टारगेट बनाओ, फिर डेली बेसिस पे आप टारगेट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बता दूं, जब मैं आपका दूसरी जॉब में था तो वहां पे हमारे एक सुपर वो जो एजीएम लेवल पे थे, ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लेवल पे थे। तो जब वो अपनी सेल्स टीम को, ठीक है, वहां पे जब टारगेट देते थे तो उनका कहना होता था आज तूने जाना नहीं, जाना है तो फिर आना नहीं।
बिना काम करे, ठीक है। जब वो टारगेट्स दे रहे हैं तो वो घर जाने के लिए कहते थे कि ऑफिस से पहले घर जाना नहीं है, अगर घर बिना काम करे गया तो तेरे को वापस नहीं आना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, खुद के लिए करना है। आपने टारगेट्स बना लिए कि आज तूने ये पूरा पढ़ना है, पढ़ना अगर नहीं है तो सोना नहीं है। तो जब हमारा दिन कब समाप्त होता है, हमारा जब दिन है वो समाप्त होगा जब हम सोने के लिए चले जाते हैं, जब हमें नींद आ जाती है। तो टारगेट बना लो कि मुझे सोना तभी है जब मेरे द्वारा बनाए गए जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। भले ही आप उसको सुबह सुबह निपटा लो, दिन में निपटा लो, शाम को निपटा लो, लेकिन मैं सोऊंगा तभी जब मेरे दिन भर के जो टारगेट्स हैं वो मेरे कंप्लीट हुए हैं। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि भैया मैंने आज सिंधु घाटी सभ्यता निपटानी है तो निपटानी है, चाहे कभी भी निपटाऊं। तो यहां पर आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स आपके धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। फिर फाइनल टारगेट जो है कि डीएलएड का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, डीएलएड का एग्जाम आपका पास होना चाहिए।